नमस्कार। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग था पदार्थ विज्ञान, दूसरा था जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को फिर से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांटा। इसी प्रकार से जीव विज्ञान को हमने जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में बांटा। अब हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान की कुछ शाखाओं की। देखिए, जिस तरह ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ मानकर चलिए विज्ञान है। ये क्या है? विज्ञान। और जो इसके ये देख रहे हैं, ये क्या है? शाखाएं। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा ये पेड़ किस चीज का है, क्योंकि ये पेड़ आपको इस धरती पर नहीं मिलने वाला। खाली ये समझने के लिए बोर्ड पर बनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे विज्ञान की शाखाएं। ये वीडियो संभवतः दो पार्ट में होगा। इसके अंतर्गत शाखाएं इस तरह से बता दी जाएंगी कि दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी। आपको वो गाना है ना कि भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, बस वही हाल है। इसको एक बार अगर पढ़ लिए तो भूलना कैंसिल, इस बात की गारंटी है। और इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कुछ शाखाओं के नाम है। पहला लिखा हुआ है हमने ऊष्मा या ऊष्मागतिकी। ऊष्मा यानी हीट और ऊष्मागतिकी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक। गति को क्या कहते हैं? डायनेमिक। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक। दूसरा दिया हुआ है प्रकाश या प्रकाश की। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश की का मतलब होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। इसी तरह से दिया हुआ है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। इसके अलावा दिया है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार चीजें हमको पढ़ ली। अब मान कर चलिए पेपर में आ गया कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की क्या शाखा है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं, तो पकड़ के बैठ गया ऐसा मत था, पता नहीं किसका अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में ना रहो, इसके लिए एक बार समझ लो इसको ढंग से। ये चार चीजें दी हुई हैं। इन चार चीजों में मानकर चलिए एग्जाम में पूछा जाए, ये बताइए ऊष्मा या ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कहिएगा ऊष्मा या ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का उत्पादन, देखिए जिसके बारे में पूछा जाए उसको यहाँ लिख लेना है ऊष्मा। तो ऊष्मा का उत्पादन। अब देखिए ऊष्मा है तो कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न होती होगी। दुनिया में जो कुछ भी है कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऊष्मा के उत्पादन की। उसके बाद बात करेंगे प्रकृति की, उसका नेचर कैसा है। जैसे लोगों का नेचर होता है ना, किसी का शर्मीला, किसी का झगड़ालू, किसी का मारकूट वाला, उसी प्रकार से कुछ भी होगा उसका अपना एक नेचर होता है जिसको बोलते हैं प्रकृति। कहते हैं वो कभी नहीं बदलनी। तो ऊष्मा की क्या बात करेंगे? प्रकृति की, किस नेचर की है। फिर हम बात करेंगे संचरण। कोई भी चीज हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसमिशन। इसी ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं संचरण। जैसे मोबाइल फोन लेते हो ना, बतियाते हो कहीं तो बात करते हो तो क्या हो रहा है? ये ट्रांसमिशन हो रहा है। इसलिए हम बात करेंगे ऊष्मा के संचरण की। जब सब कुछ देख लेंगे तो अंत में उसका कुछ प्रभाव भी तो आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रभाव। तो पूछा जाएगा ऊष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा के उत्पादन, उसकी प्रकृति, उसका संचरण और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन पहला पुटअप करेगा ऊष्मा क्या है। तो देखिए ऊष्मा का मतलब होता है किसी चीज के ठंडेपन या गर्माहट की माप। यानी कोई चीज अगर आप छू कर देख रहे हो वो ठंडी है तो क्या कहेंगे? इसका ऊष्मा कम है। अगर वो गर्म है तो कहेंगे ऊष्मा ज्यादा है। तो ऊष्मा क्या होती है? ठंडेपन और गर्माहट की माप। तो बुखार चढ़ता है तो हाथ पकड़ कर देखते हो ना कि ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है, तो क्या चेक करते हो? हीट यानी ऊष्मा। तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत क्या करेंगे? ऊष्मा के उत्पादन, ऊष्मा की प्रकृति, ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा के प्रभाव के बारे में जानकारी। इसी प्रकार से कहा जाए प्रकाश या प्रकाश की में क्या अध्ययन करेंगे, तो प्रकाश के उत्पादन। देखिए प्रकाश कहीं ना कहीं से तो उत्पन्न होता है। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो होता है ना, ये बल्ब में क्या होता है? जाता है। तो बल्ब की जो एलईडी है ना वो जलती है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? आपका जो बल्ब है वो प्रकाश का स्रोत है। तो वही बात करेंगे उत्पादन, यानी प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे उसकी प्रकृति, यानी प्रकाश किस नेचर का है। फिर बात करेंगे संचरण, कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता कैसे है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य में उत्पन्न होता है, तो कमेंट में बताइएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा। कमेंट में जरूर बताएं। तो सूर्य का प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? किसी न किसी तरह से तो उत्पन्न होता होगा। उसके बाद उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? उसका नेचर देखा जाता है कि किस नेचर का है। फिर देखा जाता है संचरण। जैसे सूर्य का प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक आता है, किस रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। कमेंट में बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण क्या होते हैं।
उसके बाद बात करेंगे प्रभाव का, इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से पूछे ध्वनि तरंग में क्या करेंगे, तो ध्वनि तरंग में क्या करेंगे, ध्वनि के उत्पादन, ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि के संचरण और ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन। अब प्रभाव का मतलब क्या है, जैसे आसपास देखे होगे जलूस वगैरह निकलता है तो कान एकदम क्या हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, यह ध्वनि का प्रभाव। ये मापा जाता है डेसीबेल में। डेसीबेल क्या है, एक मात्रक या मापक। देखा जाता है कि डेसीबेल में अगर एक निश्चित डेसीबेल से ज़्यादा अगर आप ध्वनि कानों में पड़ती है तो बहरेपन की समस्या हो सकती है। जैसे डीजे वगैरह खूब तेज बजता है ना, और उसके बाद शांत एरिया में पहुंच जाओ तो वहाँ घर वालों की बात भी सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रकृति, संचरण और प्रभाव का अध्ययन। इसी प्रकार से आता है वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में आती है ये कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होती होगी, तो करेंगे क्या, वैद्युतिकी। वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत के उत्पादन, प्रकृति, संचरण और विद्युत के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे करके क्या होगा, कंप्लीट। अगला देखिए, ये दो चीजें और दी हुई हैं। एक में लिखा हुआ है धातु रचना विज्ञान, जिसको बोलते हैं मेटलोग्राफी, धातु रचना विज्ञान, और एक दी हुई धातु कर्म विज्ञान यानी मेटालरी। तो आपको ये बताना है, जो ये मेटा शब्द है चर्चा में है पिछले 1 साल से। कोई एक कंपनी है जिसने क्या किया है, अपना नाम मेटा रखा है। तो कमेंट में बताइएगा कौन सी कंपनी है जिसने अपना नाम मेटा रखा है, और ये भी बताइएगा कि इसके सीईओ कौन है इस समय। ठीक है, तो मेटालरी। तो हमको कोई पूछे, ये बताइए धातु रचना विज्ञान क्या है, तो कहिएगा धातु रचना विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम धातुओं के संरचना और गुणों का अध्ययन करते हैं। संरचना का मतलब होता है कि कोई भी चीज जैसी जिस आकार की दिखती है, ये क्या है, संरचना। जैसे अगर कहा जाए, कहते हो ना किसी का चेहरा क्या है, गोल मटोल है, इसका मतलब उसके चेहरे की संरचना कैसी है, गोल। तो यह हम बात करेंगे कोई भी धातु है उसकी संरचना कैसी है, उसके गुण। गुण का मतलब होता है कोई भी धातु है क्या होगी, या तो कमजोर होगी या कठोर होगी। धातु के कुछ गुण भी होते हैं, मान लीजिए उसमें पानी में डाले रहेंगे तो जंग लग जाएगा, हो सकता है। या हो सकता है कि लंबे समय तक कुछ उसमें चेंजेस ना हो। तो ये सब होते हैं उसके गुण, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, गर्म करने पर कैसी हो जाती है, या फिर उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है, ये सभी चीज हम करेंगे इसके अंतर्गत धातु रचना विज्ञान यानी मेटलोग्राफी। दूसरा है धातु कर्म विज्ञान। देखिए कोई भी धातु हमको जो प्राप्त होती है वो अयस्क के रूप में हमको धरती से प्राप्त होती है। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हमको अगर एल्यूमिनियम की जरूरत है तो हमने धरती खोदा सीधे हमको एल्यूमिनियम मिल गया, ऐसा नहीं मिलता है। कुछ धातुएं मिलती हैं, लेकिन सुनिए ये समझिएगा कि कोई भी धातु हो अयस्क के रूप में मिलती है। अयस्क का मतलब समझ लीजिए कि जो हमको धरती से मिलता है, और जो धरती से मिलता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसी के क्या किया जाता है, मरम्मत की जाती है, यानी उसको खूब गर्म किया जाता है, गलाया जाता है, तब जाकर हमको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो धातु कर्म विज्ञान में हमको क्या करना है, अयस्क से धातु के निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब होता है प्राप्त करना है। तो हम कोई पूछे ही बताइए धातु कर्म विज्ञान में क्या करेंगे। धातु कर्म विज्ञान में हम अयस्क से धातु प्राप्त कैसे करें इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु होती है हमको शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, धरती से मिलती है अयस्क के रूप में। जैसे आप लोग हैं, अभी जब सिलेक्शन नहीं है जब तक, तब तक क्या है, लत्ता स्थिति है। लत्ता का मतलब है कोई नहीं पूछने वाला, और जैसे सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, राजा महाराजा बन जाते हैं। तो ये जो अयस्क होता है ये क्या है, लत्ता, इसकी कोई वैल्यू इज्जत नहीं है। लेकिन जो धातु बनती है वो बनती किसके कारण, इसी के कारण से, लेकिन फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी को जब गर्म किया जाता है तब बनती है ओरिजिनल धातु। तो ये सब समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, अभी आगे और लिख रहे हैं मिटाकर। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इन शाखाओं के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, खगोलिकी, अंतरिक्षयानिकी और निम्नतापिकी। खगोलिकों को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, या इसी को कहते हैं स्पेस साइंस। दूसरा है अंतरिक्षयानिकी, यानी इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स, आपने एस्ट्रोनॉट शब्द जरूर सुना होगा। जो लोग धरती से कहाँ जाते हैं स्पेस की यात्रा के लिए, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स। तो यह है एस्ट्रोनॉटिक्स यानी अंतरिक्षयानिकी। यह है निम्नतापिकी, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो ये है क्या, तो सब पूछेगा क्वेश्चन, खगोलिकी क्या होता है, खगोलिकी। तो देखिए खगोलिकी का मतलब होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड है उन सभी के बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। पूछेगा खगोलिकी क्या है, या एस्ट्रो, ये क्या है, स्पेस साइंस या
एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो कहिएगा खगोल की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड में स्थित किन चीजों का अध्ययन करेंगे? गैलेक्सी का। गैलेक्सी का मतलब होता है मंदाकिनी। अब बताइएगा कमेंट करके कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। पिछले उसमें वीडियो में भी पूछा था आपसे। तो देखिए हम क्या करेंगे खगोल की के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड में स्थित किसका? गैलेक्सी का, तारों का, तारे के अलावा देखिए ग्रह और उपग्रह का, इसके अलावा अन्य आकाशीय पिंडों का। यानी खगोल की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करेंगे? ब्रह्मांड में स्थित गैलेक्सी का, खगोलीय पिंडों का, ग्रह उपग्रह का या फिर अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। एक ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारा उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की जानकारी जुटानी है तो सबसे पहले उसका जो बहुत खासम खास दोस्त है उससे मिलिए, तो वो आपको क्या करेगा? जानकारी बता देगा। तो अगर हमको बेहतर ढंग से पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है तो चंद्रमा के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो चंद्रमा को जानना है तो चंद्रमा के बारे में क्या जानेंगे? चंद्रमा की संरचना। चंद्रमा जो दिखता है ना दूर से गोल गोल, तो वो उसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि आकृति क्या है, कहीं कहीं गड्ढे भी हैं, ज्वालामुखी के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सब पढ़ेंगे हम एस्ट्रोनॉमी में। फिलहाल जानते हैं चंद्रमा के हमको क्या? संरचना, चंद्रमा की गति। चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के चारों चक्कर भी लगाता है, गोल गोल ऐसे घूमता है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्थिति। चंद्रमा स्थित कहाँ है? कहाँ का मतलब कितनी दूरी पर है पृथ्वी से। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, उसको कहते हैं चंद्र विज्ञान। क्या कहते हैं? चंद्र विज्ञान। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहेंगे? चंद्र विज्ञान। इसी को कहते हैं सेलेनोलॉजी। इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्र विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। पूछेगा सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो हम क्या करेंगे? चंद्रमा का। और चंद्रमा के भी किस चीज का? चंद्रमा की स्थिति का, चंद्रमा का परिक्रमण जो चक्कर लगाता है उसका, इसके अलावा उसकी संरचना का। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्षयान की, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। देखिए अंतरिक्षयान की में क्या करेंगे? अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित जो विषय है उनका अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो धरती से कहाँ जाता है? स्पेस में जाता है, तो किसके द्वारा जाता है? अंतरिक्ष यान के द्वारा। तो ये लिखा है ना यान की, यान का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज उड़ने वाली हो जो एक धरती से कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में जाती है। और कमेंट करके बताइएगा स्पेस का मतलब क्या होता है। तो अंतरिक्ष यान की में क्या करेंगे? अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन। अब अंतरिक्ष यात्रा अगर आपको मानकर चलिए आपको कहीं जाना है, तो आप पहले क्या सोचेंगे? किस चीज से जाएं? तो आप वो बनाएंगे, यानी वाहन वो बनाएंगे। उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं वहां के बारे में आपको जो पता है कि वहां मौसम कैसा रहेगा, स्थिति क्या है, हम उतरेंगे कैसे, रहेंगे कैसे, तो इन सारे विषयों का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद एक आता है निम्न तापिकी, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्रायो का मतलब होता है अत्यंत निम्न ताप। जैसे साइबेरिया वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ बर्फ जमी हुई है, अंटार्कटिका साइबेरिया में बहुत कम ताप है। जितना ज्यादा कम ताप होगा बर्फ उतनी ही मजबूत होगी और कठोर होगी। तो निम्न तापिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किस चीज का? निम्न तापमान का। यानी हम ये देखते हैं कि हम कितना कम से कम तापमान उत्पन्न कर सकते हैं। पूछेगा क्रायोजेनिक में क्या अध्ययन करते हैं, तो क्रायोजेनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? निम्न ताप उत्पन्न करने की विधि। कम ताप उत्पन्न करना भी अपने आप में एक कला है। मानकर चलिए कोई व्यक्ति एग्जाम देने जाए, वो कितना भी गलत करे लेकिन माइनस के लास्ट नंबर आ सकते हैं क्या? मानकर चलिए 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो क्या उसके 1/4 का माइनस मार्किंग है? तो क्या संभव है कि उसके माइनस के 25 नंबर आए? बड़ा मुश्किल है। यह भी एक हुनर है, सबसे लास्ट में आना भी एक हुनर होता है। तो यहाँ देखिए अत्यंत निम्न ताप कैसे उत्पन्न किया जाए, ये और भी डिफिकल्ट है। तो क्रायोजेनिक में हम करेंगे अत्यंत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधि, और साथ ही साथ जब इतना कम ताप उत्पन्न हो गया तो उस पर पदार्थ किस तरह से रिएक्ट करेगा, व्यवहार करेगा, इसका अध्ययन करेंगे निम्न तापिकी के अंतर्गत। ये 3 चीज और देख लीजिए, द्रव गतिकी, द्रव स्थितिकी तथा जल ध्वनि विज्ञान। बड़ा अटपटे से लग रहे होंगे शब्द क्योंकि हिंदी में है, तो इनको इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में जो लिखा हुआ है हो सकता है स्पष्ट ना दिखता हो, तो थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर लिया कीजिए, और फिर भी ना देखे तो मुंह से तो बोल ही रहे हैं, तो कोशिश किया कीजिए लिखने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मीनिंग गलत होगी ना, तो कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। देखिए द्रव गतिकी, एक है द्रव गतिकी, एक है द्रव स्थितिकी, एक है जल ध्वनि विज्ञान। द्रव गतिकी क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। द्रव
को बोलते हैं हाइड्रो, और गतिकी का मतलब है डायनेमिक। इसी तरह द्रव स्थितिकी, द्रव को बोला हाइड्रो, स्थितिकी का मतलब है स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। यह जल ध्वनि विज्ञान यानी हाइड्रोफोनिक्स। तो देखिए इनमें क्या अंतर है। जब हम बात करेंगे जल गतिकी का, तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हम जो भी बात करेंगे इसमें गतिशील द्रव की बात करेंगे। तो ये है द्रव स्थितिकी, यानी हम बात करेंगे स्थिर द्रव की। जैसे नदी है, नदी में जल क्या होता है, बहता रहता है, तो ये क्या है, द्रव गतिकी। लेकिन अगर तालाब में देखेंगे वहां जल शांत रहता है, एक अपने छोटे से बर्तन में भरिएगा वहां भी जल शांत रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव स्थितिकी। तो द्रव गतिकी में हम क्या करेंगे, गतिशील द्रव पर, द्रव स्थितिकी में क्या करेंगे, स्थिर द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब, ऊर्जा और प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यानी नदियों में जो जल बहता है उस पर भी, और तालाबों में जो जल स्थिर रहता है उस पर भी क्या कल कुछ कुछ ना कुछ बल काम करता है, तो उस बल को अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम उस पर कुछ ना कुछ दाब होता है, तो दाब का भी अध्ययन करेंगे, और फिर ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रभाव का। तो बताइएगा कि बल क्या होता है, फिर बताइएगा दाब क्या होता है। देखिए दाब हम बता दें, दाब का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, F बराबर 1/, सॉरी P बराबर 1/, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। जैसे मार्कर देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर दबा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दाब उत्पन्न हो गया। जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ, इसके ऊपर से ये क्या है, गद्दे रखते जाएं अगर, तो ये क्या होगा, हमारे ऊपर दाब उत्पन्न होगा। सर पे बोरियां रख लेते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत दबाव पड़ रहा है। ये हो गया शारीरिक दबाव। एक होता है मानसिक दबाव, होता होता जब धीरे धीरे एग्जाम पास आ जाता है, तो मानसिक दबाव से ना गुजरना पड़े, इसके लिए इसको समझते जाइए। बात करेंगे स्थिर द्रव की। स्थिर द्रव की में हमको क्या करना है, इन्हीं चीजों का अध्ययन करना है, बल, दाब, ऊर्जा और प्रभाव। लेकिन स्थिर द्रव पर, जहां पर जल स्थिर है, जाइएगा देखिएगा कि इस पर क्या है, बल कौन कितना काम कर रहा है, देखिएगा कि इस पर दाब कितना पड़ रहा है, देखिएगा इसमें ऊर्जा कितनी है और इसका प्रभाव। इसके बाद है जल ध्वनि विज्ञान यानी हाइड्रोपोनिक्स। इसमें हमको करना है ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति। इन दोनों का संबंध क्या है, जल की सतह के ऊपर से। लेकिन ऊपर अकेले से जल देखेंगे तो सही जानकारी नहीं मिलेगी ना। मानकर चलिए किसी मकान के बाहर आप खड़े हैं, तो क्या मकान देखकर ही बता सकते कि कितने लोग अंदर रहते हैं, या फिर उस मकान के अंदर आंगन कहाँ है, किचन कहाँ है, या अन्य चीजें, बेडरूम कहाँ बना हुआ है, नहीं बता पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये होता है हाइड्रोफोनिक्स, जल ध्वनि विज्ञान। जल के अंदर की स्थिति के बारे में हम अगर जानते हैं तो वो क्या कहलाता है, जल ध्वनि विज्ञान। अब सवाल उठता है कि इसमें जल और ये ध्वनि क्यों आया। तो देखिए जल के नीचे के बारे में अगर जानना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ध्वनि तरंग है। तो इसमें हम का प्रयोग करते हैं, ध्वनि तरंगों का। तो देखिए अभी जो पढ़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। पार्ट 2 जो होगा उसमें भी हम कुछ शाखाओं की बात करेंगे। रट्टा मारना नहीं है, डरना बिल्कुल है नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अपने रिएक्शन को या सजेशन को कमेंट में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।